नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और लगातार द रेड माइक पर आप तमाम जो चुनावी नतीजे आए हैं उसकी विशेष कवरेज देख रहे हैं। और जो सबसे बड़े उलटफेर हुए हैं, एक तमिलनाडु में जहां विजय एक आंधी तूफान बनकर उन्होंने जो है डीएमके को अनसीट कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो बीजेपी के लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। जिस तरीके से वहां कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है जिन आंकड़ों के साथ में, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस वक्त डबल डिजिट्स पर सिमटती हुई नजर आ रही है 215 से। योगेंद्र यादव जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अगर शुरुआत कर सकूं, ये जो एक पश्चिम बंगाल में साइलेंट वोट की बात की जा रही थी, एसआईआर के फैक्टर की बात की जा रही थी, आप कैसे देख रहे हैं अभी तक जो रुझान नतीजे सामने आए हैं? देखिए, पहली बात तो कि अब ये रुझान नहीं है, इन्हें हम नतीजा मान सकते हैं। जो होगा वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और जैसी मेजोरिटी किसी ने भी सोची थी उससे ज्यादा मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है। जब इतना बड़ा परिणाम आता है, जो पार्टी पहले 10% से आगे थी वो अब 4-4.5% से पीछे हो गई है, तो जाहिर है इसके पीछे जनता का असंतोष तो है और होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 15 साल की सरकार के चलते जनता से एंटी इनकम्बेंसी कह देते हैं। एंटी इनकम्बेंसी क्या है? जनता का असंतोष है, जनता का गुस्सा है। हो सकता है वो गुस्सा ममता बनर्जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उतना ना हो, लेकिन उनके स्थानीय नेताओं के प्रति, जो स्थानीय व्यवस्था थी उसके प्रति, स्थानीय स्तर पे जो भ्रष्टाचार था, जो दादागिरी होती थी, उन सब के प्रति जनता का गुस्सा था। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसको कई लोग, ऑपोजिशन के समर्थक, टीएमसी के दोस्त, इसे पूरी तरह समझने में असमर्थ रहे। ये स्वीकार करके बात शुरू करनी चाहिए। ये कहने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल जनता के असंतोष की अभिव्यक्ति है, जो कि बाकी जगह भी हो सकती है। जैसे तमिलनाडु में जो हुआ वो बिल्कुल जनता का गुस्सा है, उसकी स्वाभाविक सीधी अभिव्यक्ति है। बंगाल में जो हुआ वो केवल वो नहीं है। पर यह बात मैं कहना रेखांकित करना चाहता हूं, और इसलिए बंगाल में जो हुआ है बहुत अजीब है और ऐसी चीज जो बहुत विचार मांगती है। बंगाल में इसके अलावा 3 और चीजें हों। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल सरकार को काम करने से रोके रखा, एक बार नहीं बार बार। मनरेगा, जब तक मनरेगा था बाकी देश में लागू होता था, बंगाल में बंद कर दिया स्कीम को। कहा कि आप इतना करप्ट हो, इतना भ्रष्ट हो, हम आपको पैसा नहीं देंगे। बंगाल सरकार लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट जाती रही, पैसा नहीं दिया। ग्राम आवास योजना, ये सब योजनाएं जिससे सरकारें अपने वोटर तक पहुंचती। ग्राम आवास योजना नहीं होनी थी, बाकी देश में पीएम आवास योजना लागू होती है, बंगाल में नहीं लागू होने थी। बंगाल सरकार लोगों को पैसा देती थी, जैसे महिलाओं को पैसा देने वाली स्कीम, लेकिन मध्य प्रदेश के पास, महाराष्ट्र के पास, और यहां तक कि बिहार सरकार, जिसके बजट में पैसा था ही नहीं, उसके पास भी पैसा था चुनाव से जस्ट पहले 10,000 रुपए महिलाओं को पहुंचाने का, जिसके बारे में टीवी स्टूडियो पे कितनी लंबी लंबी चर्चा होती थी। तो अब आप बताइए, ममता बनर्जी क्यों नहीं दे रही थी 10,000 रुपए चुनाव से पहले? क्योंकि दे नहीं सकती थी, क्योंकि संसाधन नहीं थे। तो एक बात ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ने विपक्षी पार्टियों का काम करना, सरकार चलाना दूभर कर दिया है, एक। नंबर 2, चुनाव आयोग ने जिस तरह से शुरू से आखिर तक अपनी भूमिका बनाई, बिल्कुल लगता था कि चुनाव आयोग तो विपक्षी पार्टी है। टीएमसी का डेलीगेशन मिलने आता है, चुनाव आयोग कहता है दफा हो जाइए। चुनाव आयोग उसके बाद अपनी ट्वीट निकालता है, 2 टूक जवाब। बिल्कुल एकदम ऑपोजिशन पार्टी की रोल चुनाव आयोग खेल रहा है। रेफरी नहीं है, चुनाव आयोग बिल्कुल एक पार्टी की तरह से काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो एसआईआर का हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात स्मिता जी इसलिए है कि सबके मन में रहता है, यार एसआईआर तो देखिए ना देश भर में हुआ है, यहाँ पे 80 लाख लोग कटे, यहाँ भी 50 लाख लोग कटे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो बंगाल में हुआ वो कहीं पे भी नहीं हुआ है। बंगाल में बाकी सब देश में जिन लोगों के नाम कटे वो थे जो कि एब्सेंट थे, डेड थे, डुप्लीकेट थे, शिफ्टेड थे, एएसडीडी जिसको बोलते हैं, जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम क्या कर सकते हैं, इनका नाम तो कटेगा। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने हर स्टेट में थोड़े बहुत नाम जोड़ दिए, है ना। केवल बंगाल में उल्टा हुआ। शुरू में जो नाम कटे 58 लाख, उसके बाद उसको बढ़ा के 90 लाख कर दिया गया।
ये जो 27 लाख की हम चर्चा बार बार सुनते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म दिया था, साथ में बाद में हियरिंग में गए थे, अपने सर्टिफिकेट भी जिन्होंने दिए थे। अधिकांश लोगों ने या तो अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया था, या अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, पैन कार्ड दिया था, और अनेक लोगों ने तो अपना पासपोर्ट की कॉपी दी थी। उन लोगों का नाम काट दिया गया। और अब हम बिल्कुल जानते हैं दो चीजें, कि जिनका नाम कटा था वो मुख्यतः टीएमसी के वोटर थे। इसमें से 2/3 मुसलमान थे, बाकी भी टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड के इलाकों से थे। और हम ये भी जानते हैं कि एपिलेट अथॉरिटी ने अब तक जितने भी केसेस गए हैं, लगभग सारे केस वहां से अप्रूव हो गए हैं, कि उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत गलत डिसीजन हुआ था। तो सवाल जो उठता है, और वहीं पे बात मैं समाप्त करूंगा, कि अगर ये 27 लाख लोग वोट दे पाते तो परिणाम क्या होता। क्योंकि इस वक्त बीजेपी कोई 4% से आगे है, और 27 लाख का मतलब कोई होता है 4.3%। इस टाइम बीजेपी शायद 4.4 या 4.5% से आगे है। तो सवाल ये होता है कि तब परिणाम क्या होता। 4.5 वोट शेयर से आगे है, लेकिन 100 सीटों से आगे है। लेकिन एक जो आपकी ट्वीट है जिसको लेकर काफी हलचल है, काफी उस पर बातचीत की जा रही है, जो आपने एक दिन पहले आपने लिखा, और उसमें हालांकि वो आपने कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी जिसको बाद में पब्लिक किया गया। आप अपने ट्वीट में लिखते हैं, जो परंजय गुहो ठाकुरता ने आपको कोट करते हुए कहा था कि डिस्पाइट दिस द ईसीआई मैनेजेस टू कॉन्ज्योर अ विक्ट्री फॉर बीजेपी, दिस हैज टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्टोरल फ्रॉड। क्या आप कह रहे हैं कि ये जो परिणाम आया है और बीजेपी के लिए, क्योंकि शुरू में तो आपने कहा कि अगर इतनी बड़ी लहर आई है तो बहुत असंतोष तो रहा होगा, तो क्या ये असंतोष है या ये चुनाव जो है भ्रमित करने वाला है? ये नतीजों को आप नहीं मानते वैध नतीजों के तौर पर? नहीं, दोनों है। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं, ऐसी कोई बड़ी चीज होती है, केवल एक फैक्टर थोड़ी होता है चुनाव परिणाम में, दोनों चीजें होती हैं। और कोई संदेह नहीं है कि इसके अंदर असंतोष रहा था। लेकिन जो प्रश्न हमें पूछना चाहिए वो ये, किसी भी इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का सवाल ये होता है। जैसे देखिए, तमिलनाडु में डीएमके हारी, विजय आए। क्या विजय को इलेक्शन कमीशन से सहारा मिला? नहीं मिला। डीएमके को क्या इलेक्शन कमीशन ने हरवाया? नहीं हरवाया। जो हुआ सामान्य हुआ, वोटों लोगों ने वोट डाला, हो गया। तो तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन ने हरवाया। ये जो एसआईआर में हुआ है, बिल्कुल मैंने तो स्मिता जी पहले दिन से कहा है कि एसआईआर बना था बंगाल के लिए, उसे बिहार में तो टेस्ट किया गया था। और ये मैं आज नहीं, आज से 1 साल पहले कह रहा था कि बंगाल के लिए बना है, जिसको बिहार में ट्राई टेस्ट आउट किया जा रहा है। और बेसिक टारगेट ये है कि टीएमसी के कुछ खास 4-5% वोट आप काटो, खासतौर पे मुस्लिम वोट काटो, क्योंकि बंगाल में जितना वो प्रोपोर्शन है, वो रहते हुए बीजेपी को लगता था कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो इनके वोट कटवाओ। ये बेसिकली टीएमसी वोट काटो अभियान था, जो कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल मतलब बाअदब, बिल्कुल ओबीडियंटली लागू किया। और ये सवाल पूरे देश को पूछना होगा कि अगर इस तरीके से, देखिए लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, जिस दिन सरकार वोटर को चुनने लग जाए उस दिन कैसे चलेगा? तो ये सवाल ऑपोजिशन को पूछना पड़ेगा कि भाई अगर ये हुआ, अगर इस तरीके से आप इलेक्शन के परिणाम बनाने लग गए, तो फिर ऐसे में कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत कठिन सवाल है, और आसान नहीं है कहना कि भाई यहां पे लाइन ड्रॉ हो गई, आज तो बस बिल्कुल पार हो गया। कहीं ना कहीं पर आपको कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। देखिए, आदर्श चुनाव दुनिया में कहीं नहीं होते, और ऐसा नहीं कि कोई मोदी जी से पहले भी कोई आदर्श चुनाव हो रहे थे, प्रॉब्लम थी, रूलिंग पार्टी को थोड़ा सा एडवांटेज रहता था, ये सब पहले भी हुआ है। लेकिन एक न्यूनतम रेखा आप खींचते हैं और आप कहते हैं कि इसके नीचे गया तो भाई फिर ये चुनाव नहीं है, कुछ और है। ये सवाल मैं असम के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। असम में कांग्रेस हारी है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल चाहे उन्हें डिलिमिटेशन में फायदा मिला, बीजेपी को डिलिमिटेशन की वजह से कोई 10 सीट का फायदा मिला, लेकिन अगर वो ना भी मिलता तो बीजेपी जीत जाती। इसलिए मैं असम के बारे में सवाल नहीं कह रहा हूं, मैं सवाल केवल और केवल बंगाल के संदर्भ में पूछ रहा हूं कि क्या ये मामला न्यूनतम रेखा से नीचे पहुंच गया है। और वो इसलिए पूछ रहा हूं कि जो हमारी आंख के सामने डेमोन्स्ट्रेट, जिसका एविडेंस हमारे पास है कि भाई इतने वोट काटे गए, और अगर लगभग उतने ही वोट से आप चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर तो सवाल पूछना पड़ेगा ना कि सब चुनाव है क्या, वैध है या नहीं। ये सवाल मैं पूछ रहा हूं।
योगेंद्र जी, पश्चिम बंगाल हम भी गए थे, हमने बिहार में भी एसआईआर की रिपोर्टिंग की थी, पश्चिम बंगाल में भी हमने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, वहां लोगों के दर्द और ट्रॉमा को जरूर हमने दिखवाया है। बावजूद इसके मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि ये भी कहा गया कि ये जो वोटर टर्नआउट है वो हाई इसलिए हुआ क्योंकि एक तो इलेक्टोरल लिस्ट आपकी कम घट गई, उसमें बहुत सारे नाम निकल गए, दूसरा लोग एसआईआर के खिलाफ गुस्से में शायद वोट करने के लिए निकले थे। अगर ऐसा हुआ था तो फिर क्या ये नतीजा कुछ और नहीं दिखता? और दूसरी बात, क्या आपको लग रहा है कि एक हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ है बीजेपी के साथ? देखिए, ये जो है कि मैं टर्नआउट के बारे में दोनों ही बातों पे मैं विश्वास नहीं करता था। ना तो चुनाव आयोग का दावा कि हमने इतना कमाल कर दिया जिसकी वजह से टर्नआउट बढ़ गया है, ना ही विपक्ष का दावा कि भाई लोग गुस्से के अंदर वोट देने आए। मैं बड़ा कक्षा 6 का गणित है, कक्षा 5 का गणित है, सिंपल है। अगर आप 82 बटा या 81/100 बराबर है 81%, और 81/89 बराबर है 92%। वही हुआ है। आपने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया, परसेंटेज बढ़ गया। अब इसमें कोई झंडा उठा के इसका स्वागत करे, फूल माला पहनाए, गाली दे, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल इतना ही ब्रॉडली हुआ है इसके बारे में। जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा था वो ज्यादा बुनियादी सवाल है कि भाई इसका क्या असर पड़ रहा है। वही सवाल था शायद आपका दूसरे वाला, कि इसको इसके काटने से असर क्या पड़ा है। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल, देखिए, अब तक एविडेंस बिल्कुल क्लियर है कि ये जो 27 लाख, कम से कम 27 लाख मानिए, वैसे 33 लाख के बारे में कह सकते हैं, लेकिन कम से कम 27 लाख जो वोट कटे, ये वोट मुख्यतः मुस्लिम थे। कम से कम 2/3, 64-65% इसमें से मुसलमान थे। बंगाल में सिर्फ 27% मुसलमान है। जाहिर है ये तो बिल्कुल टारगेटेड तरीके से हुआ है, उन इलाकों में हुआ जो कि बीजेपी के इस कमजोर के इलाके थे, जो टीएमसी की मजबूती के इलाके थे। तो कहीं ना कहीं इससे उन्होंने बदलाव किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसका प्रमाण हम सबके आंख के सामने है, और इसलिए विपक्ष को बैठ के इसके बारे में सोचना होगा कि अब, पहले तो वोट चोरी की बात चलती थी, पर क्या अभी चुनाव चोरी का मामला है? तो सर, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि अब बंगाल चुनावों के नतीजे, इसके मायने राष्ट्रीय चुनाव की, राष्ट्रीय राजनीति पर आप कैसे देखते हैं? अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ममता बनर्जी जैसी जो सबसे क्रिटिकल फायरी ओपोनेंट है, उनका हार जाना राष्ट्रीय चुनावों के स्वरूप में और राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में, आप इसका क्या असर देख रहे हैं? बहुत बड़ा असर है, ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो खिड़की खुली थी, लगा था कि जैसे ताजी हवा आई है, लोकतंत्र में एकदम मौके आ गए हैं, वो खिड़की थोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा बिहार में बंद होती दिखाई दी। पश्चिम बंगाल के बाद वो खिड़की बंद हो गई है। विपक्ष को जो 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा मिला था, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी एक तरह से बंद हो गई, इसमें कोई इनकार नहीं। और ये बंगाल में जो हुआ वो चुनाव नहीं था, वो अश्वमेध यज्ञ था। घोड़ा पकड़ा गया था, युद्ध होना था, चढ़ाई होनी थी, और अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करना था, और बीजेपी ने वो कर लिया है। तो इसके बाद आप जो देखेंगे, एक तरह से जो एक छत्र राज बीजेपी की, एक जो टोटल पावर की रहती है कि कोई कोना न छोड़ो विपक्षी के लिए, तो बीजेपी का टोटल पावर का जो राज है, जो खेल है, वो और आगे बढ़ेगा। दिक्कत टोटल पावर में यही होती है, और सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, बीजेपी जो एक छत्र राज का जो खेल खेलेगी, उसकी दिक्कत सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं कि ऑपोजिशन के स्पेसेस कम हो जाएंगे। याद रखिए, एक छत्र राज में जनता के स्पेसेस कम हो जाते हैं। फिर क्या जनता चुनाव के अलावा कहीं और अपनी आवाज उठाना शुरू कर देगी? वो एक समस्या है। इसका बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि ये जरूर पूछा जा रहा है, बीजेपी समर्थक पूछ रहे हैं कि भाई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारे गए उससे ये चुनाव क्लीन हो गए, नहीं तो अभी तक जो चुनाव रिग किए जा रहे थे ममता के समर्थकों की तरफ से, उसके पहले 34 साल तक लेफ्ट ने रिग किया, इसीलिए ये नतीजे आए हैं। और ये कहना कि ममता के खिलाफ गुस्सा नहीं था, टीएमसी के लोअर रंग्स पे गुस्सा था, ये ममता को जो है कहीं ग्रीन एक पास देने की जो है बात होती है ममता जी को। देखिए, मैं इसका बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं कि गुस्सा ममता जी के खिलाफ था या नहीं था, या केवल नीचे वालों के खिलाफ था। ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी हो रहा हो कि भाई नीचे वाले अगर गड़बड़ हैं तो किसकी वजह से हैं, आपके ऊपर की वाले की वजह से। ममता बनर्जी की जनरल इमेज वहां की जनता में काफी पॉजिटिव रही। लोग जीतते हैं, हारते। नवीन पटनायक चुनाव हार गए, लेकिन उनकी इमेज काफी पॉजिटिव है जनता के बीच में। तो इस बात को तो आपको स्वीकार करना ही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी से कोई नफरत थी बंगाल की जनता को, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है उसके बारे में।
जो भी हो, सवाल ये है कि जनता नाराज थी, जनता बदलना चाहती थी, और विपक्ष को इसलिए उससे एक सबक जरूर सीखना होगा कि आपको अपनी हर सरकार, अभी भी जो आने वाले चुनाव हो रहे हैं पंजाब में, कर्नाटका में, हिमाचल में और तेलंगाना में, इन 4 जगहों पे विपक्ष की सरकारें हैं। तो विपक्ष को अपनी सरकारों की परफॉर्मेंस को ध्यान से देखना होगा, सोचना होगा कि भाई वो किस तरह से जनता के सामने पेश हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक सुर में जो है 2 बातें आपने कही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुमकिन है, असंतोष है ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में धांधली हुई है, इसको आप पूर्ण रूप से आप वैध नहीं मान रहे हैं। जी, दोनों चीजें, क्योंकि ऐसा आइदर और का मामला नहीं है ना कि या तो ये सच है या वो सच है, दोनों ही है। और मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी की जीत के पीछे बीजेपी हमेशा 1 नंबर का काम भी करती है, 2 नंबर का काम भी करती है। तो ये कहना कि बीजेपी केवल 1 नंबर की चीजों से जीत रही है, गलत होगा। लेकिन ये मान लेना कि सिर्फ 2 नंबर का काम कर रही है, ये भी अपने आप को छलावा देने की चीज है। तो दोनों को ध्यान में रखना होगा। ऑपोजिशन को अपनी इलेक्शन मशीन बेहतर बनानी होगी, ऑपोजिशन को अपनी इमेजिनेशन बेहतर बनानी होगी, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ा सवाल भी पूछना होगा कि भाई क्या जिस चुनाव में बीजेपी ने ठान लिया है कि हमें जीत चाहिए, येन केन प्रकारेण हम तो जीतेंगे, क्या उस चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है किसी भी तरह से? और अगर नहीं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? ये बड़ा सवाल है आज ऑपोजिशन के सामने। ठीक है, चलिए फिलहाल आपने वक्त निकाला हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, और भी जो है हम डिटेल्स इसके हम निश्चित रूप से डाइसेक्शंस करेंगे इन आंकड़ों की जब फाइनल नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।